जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश की पाठशाला में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की जो क्लास है हमारी हिंदी, काव्य, पद्य साहित्य के विकास की क्लास है। तो आज तक जो भी आपने पढ़ा है, सुना है, ये क्लास सबसे अलग होने वाली है। बहुत कम समय में हम एक अच्छा निचोड़ देंगे और सबसे पहली बात, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कापी और कलम लेके बैठिए, क्योंकि इस पे उतना जगह नहीं है कि हम लिख पाएंगे। कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हम बोल के ही बताएंगे, जिसे आपको लिखना पड़ेगा और नोट्स करना पड़ेगा, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत लाभदायक होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, हिंदी काव्य पद्य का विकास। देखिए, क्या है साहित्य? साहित्य होता क्या है? मतलब बोले कि पद्य का विकास का साहित्य, गद्य के विकास का साहित्य। तो साहित्य होता क्या है? साहित्य वो होता है जब कोई व्यक्ति, जब साहित्य उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह दे या लिख दे, और वो जो जिस भाषा में हो, वो उस भाषा का साहित्य होता है। और साहित्य गद्य का भी हो सकता है और पद्य का भी हो सकता है। यही एक साहित्य का रूप होता है। तो हम लोग की हिंदी का साहित्य है, साहित्य बहुत कुछ है। फिर देखते हैं, अगर देखा जाए तो मूलभूत से हिंदी काव्य पद्य के साहित्य के विकास को चार भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। पहले काल का नाम है आदिकाल। आदिकाल, जिसको वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी है। और एक विक्रम संवत होता है, जो विक्रम संवत होता है ईस्वी से 57 वर्ष आगे होता है। अगर विक्रम संवत निकालना है तो इसमें 57 जोड़ देंगे, ईस्वी में 57 जोड़ेंगे तो विक्रम संवत निकल जाएगा। तो दूसरा कार्यकाल है पूर्व मध्य काल है, इसको भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इसका कार्यकाल है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है। जो तीसरा है उत्तर मध्य काल है, इसको रीति काल और श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। इसको 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक काल रखा गया है इसका। जो चौथा है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल के नाम से जानते हैं, इसका 1843 ईस्वी से अब तक रखा गया है। तो हम एक एक काल को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला काल है आदिकाल। देखिए, आदि का मतलब होता है शुरुआत। शुरुआत मतलब कि यहीं से शुरुआत हुई। आदिकाल मतलब शुरुआत होता है, इसको वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। क्या है, देखिए, अगर इतिहास की बात की जाए तो सन 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी भारत आया था और 1025 पे सोमनाथ पे आक्रमण किया। ऐसी विधाएं चली थी। तो उस समय क्या था, उस समय के जो राजा थे लड़ाइया करते थे, और जो कवि थे वो दरबारी कवि थे। इसी प्रकार कवि थे, दरबारी कवि थे। तो उस समय क्या हुआ कि ये जो काल है, वीरता का काल था। इसमें भाषा बनी, भाषा का स्वरूप बना। जितने भी कवि थे दरबार में रहते थे और राजा का गुणगान किया करते थे। तो उस समय क्या था, ऐसे महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, उस समय आते गए और राजा से लड़ाइयाँ होती गई। लड़ाइयाँ हुई, उसकी बात विवरण हुआ, उसकी बात आगे पता चली। तो सब लिखते थे, लिखते आए, लिखते आए, लिखते आए। उसमें क्या था, जो आदिकाल है, तो आदिकाल में तो बहुत कवि बने, आदिकाल में बहुत कवि बने, मगर आपको बस 4 कवियों का नाम याद रखना है। पहले हैं चंद बरदाई, दूसरे हैं नरपति नाल, तीसरे हैं विद्यापति, चौथे हैं अमीर खुसरो। देखिए, जो चंद बरदाई है, ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हुआ करते थे। इनकी जो रचना है पृथ्वीराज रासो, जो क्या है, पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। जो पृथ्वीराज रासो है, इसे हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। और देखा जाए कि हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत माना जाता है। इसको वेद व्यास ने लिखा है, अंतर समझिएगा। ठीक है, उसके बाद से नरपति नाल है। नरपति लाल विसल देव रासो जिन्होंने लिखा है। क्वेश्चन पूछता है विसल देव रासो किस पे आधारित है, श्रृंगार पर आधारित या श्रृंगार पे ये केंद्रित है। ठीक है, उसके बाद से विद्यापति है। विद्यापति की रचना कीर्ति लता है।
उसके बाद से अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो की रचना है पहेलिया। जो पहेलिया है, पहला क्वेश्चन पूछता है अमीर खुसरो की रचना पहेलिया है, और जो पहेलिया है ये किस में लिखते थे, ये खड़ी बोली में लिखते थे। खड़ी बोली मतलब साधारण बोलियां थी, और खड़ी बोली का विकास इधर भारतेंद्र युग से होता है, और उस समय चलती थी, ये कुछ अपवादित चीज हो जाती है। ठीक है। जो अमीर खुसरो थे, ये देखा जाए एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 11 लोग के दरबार में कभी रह चुके हैं। ऐसे में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, 3 वंश तक ये कभी रहे हैं। और इनको क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत में थे, और जो अमीर खुसरो है इन्होंने तबला और सितार का आविष्कार किया था, जो इनको माना जाता है। ठीक है। उसके बाद से आदिकाल वीर गाथा काल क्या था इसका, इसका ऐसे देखा जाए कि मतलब यहाँ पे ज्यादातर जो मत हम लिखे हैं, जो चारों काल बांटे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत लोगों ने कुछ कुछ मत दिया है, मगर ये मत ज्यादातर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही है। जैसे मैं यहाँ लिखा है आदिकाल वीर गाथा काल, जो आदिकाल है, जो आदिकाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल का नाम दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसी काल को वीर, बीज और वपन का काल कहा था। उसके बाद से इसी काल को राम कुमार वर्मा ने संधि व चारण का काल कहा था। उसी प्रकार इसी काल को, इसको नोट कर लीजिएगा, उसी प्रकार से इसी काल को राहुल संस्कृत्याय ने सिद्ध और सामंत का काल कहा था। ये क्वेश्चन, ये जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपके बोर्ड के लिए इतना इनफ है, इससे अधिक नहीं पूछेगा। फिर क्या है, आता है कि आपका पूर्व मध्यकाल भक्ति काल। क्या था भक्ति काल का आशय, क्या था कि लोग परेशान हो गए, वीरगाथा काल, लड़ाइयाँ होती थी, दिक्कतें बढ़ती थी, तो लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी। और आज चाहे तब लोग, इंसान जब परेशान होता है तो भगवान के शरण में जाता है, अरे प्रभु रक्षा करिए। उसी प्रकार क्या था कि जब ये काल बीता तो पूर्व मध्य काल, देखिए पूर्व, पूर्व का मतलब होता है, पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। पूर्व का मतलब पहले होता है, उत्तर का बाद में। तो याद करने के लिए पूर्व मध्य काल, भक्ति काल। अब क्या है इसका, 1318 से 1643 ईस्वी तक इसका कार्यकाल चला था। फिर क्या होता है, तो लोग भक्ति की ओर भागने लगे, मतलब कि झगड़ा लड़ाई सबसे दूरियां हटने लगी, लोग को आस्था, हाँ प्रभु के प्रति आस्था जुटने लगी। तो फिर भक्ति काल बना। इसमें क्या था, भक्ति काल में क्या था कि धाराएं बट गई, धाराएं बटी। इसमें 2 धाराएं बटी, एक देखिए इसमें 2 धाराएं बटी। इसका है पूर्व मध्यकाल का, एक निर्गुण धारा थी, एक सगुण धारा थी। देखिए क्या है, याद रखने के लिए हम बता रहे हैं, क्या है सगुण निर्गुण, निर्गुण सगुण, मगर आपको पहले निर्गुण लिखना है फिर सगुण लिखना है। निर्गुण धारा था और सगुण धारा था, समझिएगा इसको। क्या था ये, न का मतलब नहीं, स का मतलब हाँ। निर्गुण का मतलब था कि जो भी इसके कवि थे बोले कि नहीं भगवान नहीं है। आपने एक शब्द सुना होगा निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की उपासना सब सुना होगा। तो जो निर्गुण धारा के जो कवि थे वो कहते कि भगवान नहीं, नहीं है, भगवान है तो हमारे अंदर है, उसे सिद्ध करिए, ये बताते थे। मगर जो सगुण धारा के थे ये कहते नहीं भगवान है, भगवान है उसकी उपासना करिए, भगवान मिल सकते हैं। तो यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं थी, यहाँ पे मूर्ति पूजा थी। जब भगवान है ये नहीं है तो कहाँ से आपकी मूर्ति पूजा होगी, नहीं होगी। तो यही 2 धाराएं बची, एक निर्गुण धारा, एक सगुण धारा। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन से व्यक्ति निर्गुण के हैं, कौन से सगुण के हैं। ज्यादा इसके अंदर तक नहीं जाना है, विस्तारित तो बहुत कुछ है, देखिएगा। तो जो निर्गुण धारा है इसके कबीरदास है, रैदास है और गुरु नानक देव हैं, बस 3 का नाम याद रखिए। आपके कबीरदास है, रैदास है, गुरु नानक देव है। उसी प्रकार से जो सगुण धारा के हैं सबसे पहले सूरदास को मानते हैं, सूरदास है। उसके बाद से तुलसीदास है, नाभादास है, मीराबाई है, रसखान है, सारे व्यक्ति हैं। रसखान है, मान रसखान लिख लीजिए, रसखान, मीराबाई। इसमें क्या था, इसमें भी 2 विधियां बची थी, एक कृष्ण के उपासक थे,
एक राम के उपासक थे, तो वो तो क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, तो इतना हो लीजिए। उसके बाद से देखिए एक इसमें आता है तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है, रामचरित मानस लिखा है, जो कि अवधि में लिखे हैं, इसको अवधि में लिखे हैं। और एक और बात मतलब कि इधर विगत वर्षों में एक क्वेश्चन नया बना था, क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर फिर उठा के पूछ देता है, जैसे संविधान लिखने में समय कितना लगा था, संविधान को लिखने में समय कितना हो लगा था, आप लोग पढ़े होंगे 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। उसी प्रकार से रामचरितमानस लिखने में भी समय लगा था, क्या लगा था, इसको हम ऐसे याद किए हैं, ऐसे 27-26, 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन, ऐसे रामचरितमानस लिखने में समय कितना लगा था, 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन, ऐसे इसका कार्यकाल चला था, लगा था। ये हो गया, इतना हो गया। आप आदिकाल देख लिए, पूर्व मध्यकाल देख लिए, अब आते हैं उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल या श्रृंगार काल के नाम से जानते हैं। और दूसरा चीज, जो ये 3 काल है ना, ये 3 काल है, इसको पद्य का काल कहते हैं। पद्य का काल क्या था ना, कि ये आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इसमें पद्य की रचना बहुत हुई, मतलब युग रचना पद्य से होती थी, मगर जो आधुनिक काल था इसमें गद्य रचना ज्यादातर हुई। ऐसे ऐसा नहीं है कि इसमें गद्य नहीं लिखा गया, मगर महत्वता प्रतिशतता सबसे अधिक पद्य की थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि कौन से पद्य काल है, कौन से गद्य काल है, तो आपके आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल पद्य काल के अंतर्गत आते हैं, और जो आधुनिक काल है वो गद्य काल के अंतर्गत आता है। देखिए अब ये हो गया, अब चलते हैं पढ़ते हैं इसको, आगे है अब आइए उत्तर मध्यकाल। देखिए इसमें क्या था ना, इसमें सबसे पहले देखिए रीतिकाल और श्रृंगार काल क्या था, कि जो उस समय के कवि थे और संस्कृत साहित्य को पढ़ के, मतलब कि राजा थे तो कुछ बहुत कुछ बातें हो गई थी, तो कुछ हम नया ढूंढना था, नया सीखना था। तो उस समय के जो कवि थे संस्कृत साहित्य को पढ़ के उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया करते थे, अनुवाद करते थे, सुनाते थे। तो उनको जो कवि थे उस समय ये मिला, उस समय उनको ये मिला, जैसे पता होगा हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है। तो जब उन्होंने पढ़ा, उन्होंने उसको पढ़ा, तो पढ़ने के बाद से उनको लगा कि इसमें कुछ नियम है, इसके नियम है, जो नियम को बद्ध के लिखे गए हैं, जैसे रस हुआ, छंद हुआ, अलंकार हुआ, जो नियम से उसको लिखा गया था वो उन्हें मिला, वो दिखाई दिया। फिर उन्होंने उसको पढ़ा, समझा, फिर उसको लिखना चालू किया। और दूसरी बात है, जो उत्तर मध्यकाल है, रीतिकाल, श्रृंगार काल है, इसमें क्या था कि इसमें अब श्रृंगार की बात हुई, ना भक्ति थी, ना झगड़ा था, ना लड़ाई थी, श्रृंगार की बात हुई, नायक नायिका की बात हुई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुगल काल के बाद से जो सल्तनत बनी, जैसे में अकबर थे, जहांगीर थे, शाहजहाँ थे, तो शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था आपका 1631 से बनना चालू हुआ था, 1653 में समाप्त हुआ था। तो मैं इसे इसे ऐसे जोड़ता हूँ कि नायक नायिका का प्रति बहुत प्रेम था, जुड़ा था। तो वो तो श्रृंगार काल की बात हो गई। रीतिकाल, इसमें हम बताए थे कि रीतिकाल में जो थे संस्कृत को पढ़ते थे और ब्रज भाषा में रचनाएं लिखते थे, और उसमें उनको कुछ नियम मिले, इसीलिए रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया। इसको 3 भागों में बांटा गया। जो रीतिकाल है इसको 3 भागों में बांटा गया। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीति सिद्ध, और जो तीसरा है रीति मुक्त। देखिए रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है, रीति मुक्त है।
क्वेश्चन पूछेगा क्या, आप प्लीज सुन लीजिए। उसके बाद क्या था रीतिबद्ध, इसके जो भी कवि थे एक रीतियों में बन कर रचनाएं करते थे। उसमें नियम होते थे, पद होते थे, बंध होते थे, यति होता था, गति होता था, सारे नियम बने रहते थे। और ये नियम के बाद उदाहरण भी दिया करते थे, वो रीतिबद्ध में आते थे। रीतिशील देखिए रीतिबद्ध के क्या है, रीतिबद्ध के जो कवि थे, एक है केशव, दूसरे हैं मतीराम, केशव है, मतीराम है, उसके बाद से पद्माकर है। रीतिबद्ध के उसके बाद रीतिशील में क्या था कि जो भी रचनाएं थी वो नियम के अनुसार लिखी तो जाती थी, मगर उसका उदाहरण नहीं दिया जाता था। तो आपके ये रीतिशील वाले सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। रीतिशील में आते हैं बिहारी, बिहारी आते हैं, इनकी रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। एक ऐसे मात्र कवि है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रीतिसिद्ध के कवि कौन है, बिहारी जी हैं, उनकी रचना बिहारी सतसई है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। उसी बात से रीतिमुक्त, रीतिमुक्त क्या था कि रीति मतलब एक नियम, वो नियम से मुक्त था, कुछ मतलब नहीं था कि आपको ऐसे है लिखेंगे वैसे लिखेंगे, सब कुल मुक्त था। इसमें आते हैं आपके घनानंद, घनानंद जिनको पीर का कवि कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है पीछे वाले बोर्ड में। घनानंद जिनको पीर का कवि कहा जाता है। उसके बाद से आते हैं आलम ठाकुर, बस इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है तो बहुत कुछ है। देखिए जो उत्तर मध्य काल था उसको रीति काल या श्रृंगार काल के नाम से जाना गया। इसका कार्यकाल है 1643 से 1843 ईस्वी तक। क्या है इसमें, इसमें क्या रीति काल को 3 भागों में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में व्यक्ति जो थे रीति में बद्ध के लिखते थे, उदाहरण दिया करते थे। उसका है, इसमें आते हैं केशव जी हैं, मतीराम है, पद्माकर है, 3 आते हैं। उसके बाद से रीतिसिद्ध ये पूछे ना पूछे ये हमेशा पूछता है। रीतिसिद्ध में एक व्यक्ति आते हैं बिहारी जी, जिन्होंने बिहारी सतसई लिखा है ब्रज भाषा में। और रीतिमुक्त में घनानंद आते हैं और आलम ठाकुर आते हैं। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगला में। इसमें क्या है, जो आधुनिक काल है जिसको गद्य का काल माना जाता है, इसमें क्या था, ऐसे था। इसमें आपको अगर ये देखा जाए, ये जो कार्यकाल है आपको 1843 ईस्वी कहीं मिलेगा और 1850 ईस्वी मिलेगा। किस ये ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु जी, इनका जन्म होता है 1850 ईस्वी में और मृत्यु होती है 1885 में। मात्र ये 35 वर्ष जीवित रहे, मात्र ये 35 वर्ष जीवित रहे और इतिहास में ऐसा लिखे गए जो इसे इंसान कोई भूल नहीं सकता है और ना कभी भुलाया जा सकता है। तो इनके वजह से कभी 1843 होता है, 1850 होता है। इसीलिए तो जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को 4 भागों में बांटा गया। पहले काल का नाम था भारतेंदु युग, दूसरे काल का नाम था द्विवेदी युग, और तीसरे काल का नाम था शुक्ल युग, और चौथे काल का नाम था शुक्लोत्तर युग। आगे चल के जो शुक्लोत्तर युग था इसकी 2 धाराएं बन गई। पहले का नाम था प्रगतिवाद, प्रगतिवाद युग, और दूसरे का नाम था प्रयोगवाद युग।
और प्रयोगवाद को ही नई कविता के रूप में माना गया, नई कविता का रूप नाम दिया गया। ठीक, तो आपने जो भी देखा, जो भी सुना, मैंने जो भी पढ़ाया वो याद करिए, उसको लेके चलिए। और दूसरी बात है, ये जो भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, शुक्ल युग है, शुक्लोत्तर युग है, आपने पढ़ा होगा गद्य काल का विकास, उसी के रिलेटिव जोड़ा जाता है। जितना बोर्ड में आता है इससे बाहर न पूछा जाएगा, न पूछा है कभी। उसके बाद से फिर मैं जो अगली वीडियो होगी उसको प्रयोगवाद नई कविता से स्टार्ट करेंगे। और जो मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़िए और लगन के साथ लगे रहिए। अगर मेरी शिक्षा आपको पसंद आए, मेरा योगदान आपको अच्छा लगा, तो इस शिक्षा को जनहित में पहुंचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।